मोस्ट कॉमन मिस्टेक इन फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न और उसको अवॉइड कैसे करें, उससे बचें कैसे। हाय, आई एम सी पी के वत्स और आज हम बात करेंगे कि सबसे कॉमन मिस्टेक कौन सी है जो कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त करता है और उसको अवॉइड कैसे करा जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वो कॉमन मिस्टेक है कौन सी जो यूजुअली बहुत लोग कर जाते हैं। और वो जो मिस्टेक है वो बहुत बड़ी मिस्टेक है और यूजुअली लोग कर जाते हैं। वो ये है कि अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जब आप भर रहे हैं तो आप उसके डेटा को AIS, TIS और फॉर्म 26 के साथ रिकनसाइल या मैच नहीं करते हैं। फॉर्म AIS इज एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट या इसको आप टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं, या फिर फॉर्म 26 जहाँ पे आपका जो TDS कटता है और जो आपकी इनकम आ रही है उन सब की जानकारी होती है। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज AIS, TIS एंड फॉर्म 26 इन डिटेल। फॉर्म 26 जो डॉक्यूमेंट है इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन आती है जहाँ पे आपका TDS कटा होता है। TDS या TCS जो भी आपका कट रहा है, तो TDS जो आपका कटता है वो आपकी इनकम के ऊपर कटता है और वो सारी इंफॉर्मेशन फॉर्म 26 के अंदर होती है। लेट अस अज्यूम कि आपको इंटरेस्ट इनकम मिला 1 लाख रुपीज का, तो फॉर्म 26 विल डिस्क्लोज दैट इंटरेस्ट इनकम एज 1 लाख रुपीज और उसमें जो TDS कटेगा 10,000 का, वो दोनों चीजें दिखाएगा कि 10,000 रुपए का TDS कटा है और 1 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट इनकम मिला है। सिमिलरली अगर आपने कोई व्हीकल परचेज करा है एंड दैट व्हीकल इज फॉर मोर देन 10 लाख रुपीज, तो फॉर्म 26 उसकी भी जानकारी देगा। बिकॉज जब भी कोई आप व्हीकल खरीदते हैं एंड दैट वैल्यू इज मोर देन 10 लाख रुपीज, तो उसमें आपको TCS जमा करना पड़ता है जो कि 1% होता है आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू का। तो फॉर्म 26 एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये देखने के लिए कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कौन सा व्हीकल बाय करा है और आपका कौन कौन सा इनकम है। व्हीकल बाय क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इससे पता चल रहा है कि आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो आपकी इनकम उससे अलाइन करनी चाहिए। तो इसलिए फॉर्म 26 को बहुत डिटेल से और बारीकी से देखना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द AIS और TIS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट या टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब AIS और TIS दोनों सेम ही चीजें हैं, कोई ज्यादा फर्क है नहीं इसके अंदर। AIS इज बेसिकली डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो इनकम टैक्स के पास अवेलेबल होती है और TIS उसका एक समराइज्ड वर्जन होता है। तो हमारे हिसाब से किसी को भी व्यू करते वक्त TIS को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। बिकॉज TIS के अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और तरीके से करी जाती है। इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको पूरे साल में सैलरी कहाँ कहाँ से मिला, इंटरेस्ट आपकी इनकम कितनी आई, चाहे उसमें TDS कटा हो चाहे ना कटा हो, आपने फॉरेन एक्सचेंज अगर बाय करा है तो वो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आएगा, अगर आपने शेयर्स को सेल करा है तो वो भी जानकारी इसमें आएगी, और अगर आपने GST में रजिस्टर्ड है और आपका GST टर्नओवर है तो वो भी इसमें दिखेगा, GST की परचेजेस भी यहाँ पे आएंगी। TIS के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती हैं, अगर आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करा है तो भी यहाँ पे आएगा। तो TIS इज लाइक इट कंटेन्स ऑल द फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन जो आपने किसी फाइनेंशियल ईयर में करी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप TIS को ITR भरते वक्त मैच जरूर करें। TIS के अंदर कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी जो आपको लगता है कि ट्रांजेक्शन आपने नहीं करी है, एंड इफ यू हैव कॉन्फिडेंस कि TIS के अंदर जो ट्रांजेक्शन आ रही है वो आपने नहीं करी है, तो उस ट्रांजेक्शन को हमें डिनाई भी करना होता है। TIS के अंदर देयर इज ऑप्शन जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन को डिनाई भी कर सकते हैं। एंड रिमेंबर दिस, अगर आपने किसी ट्रांजेक्शन को डिनाई करा तो उसके लिए जिसकी ट्रांजेक्शन को आपने डिनाई करा है उसके पास एक नोटिस जाएगा इनकम टैक्स की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंटरेस्ट इनकम मिला 1 लाख रुपए का एंड यू ऑब्जेक्ट की इंटरेस्ट इनकम मेरा 1 लाख रुपए का गलत है, तो यू कैन रिजेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड इन दैट केस द नोटिस विल गो टू दैट पर्टिकुलर बैंक जो वो इंफॉर्मेशन को अपडेट कर रहा है TIS पे। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल एनालाइजिंग द TIS। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर हमने ITR भरा और हमारी इंफॉर्मेशन मिसमैच हो रही है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस हो सकता है अगर हमारी इंफॉर्मेशन मिसमैच कर रही है तो वो ये है कि इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, हमारे रिफंड डिले हो सकते हैं, हमारे को पेनल्टी का नोटिस आ सकता है, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो अगर कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो क्या करें, हमें करना क्या चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि जब भी जो भी कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, अगर नोटिस आ रहा है तो वी नीड टू रिप्लाई टू द नोटिस ऑन टाइम। अगर कोई डिमांड का पेनल्टी का नोटिस आ रहा है तो उस पेनल्टी के नोटिस पर रिस्पॉन्ड करना है। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि 26 TIS और AIS को रिकंसाइल कैसे करना है। हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। डिटेल ऑफ इनकम जो हमारी आ रही है, हमें एक टेबल बनानी चाहिए
टेबल में हम फर्स्ट कॉलम ले लेंगे कि हमारा जो इनकम हम इनकम टैक्स की रिटर्न में रिपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड कॉलम हम ले लेंगे कि 26 एएस में उसी जानकारी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। थर्ड कॉलम हम ले लेंगे कि टीआईएस या एआईएस के अंदर उसी इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड क्या ट्रांजेक्शन दी गई है। तो यहाँ पे टेबल आपको नजर आ रही है। इस टेबल में हमने एक रिकंसिलेशन बनाया हुआ है। इसमें हमने पहली इनकम जो ली है वो है सैलरी इनकम। लेट अस अज्यूम कि हम सैलरी इनकम जो आईटीआर में दिखा रहे हैं वो 10 लाख रुपीस की है, और वही इनकम जो 26 एएस के अंदर नजर आ रही है वो भी 10 लाख रुपीस है, और टीआईएस के अंदर भी जो इनकम नजर आ रही है वो 10 लाख रुपीस है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है आईटीआर के अंदर वो 26 एएस के साथ भी मैच कर रही है और टीआईएस के साथ भी मैच कर रही है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इट इज द परफेक्ट रिपोर्टिंग। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड पार्ट। हमने सेकंड इनकम दिखाया इंटरेस्ट इनकम, और हम आईटीआर के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं 35,800 रुपए का इंटरेस्ट। ये वो इंटरेस्ट है जो ड्यूरिंग द ईयर हमारी बैंक में क्रेडिट हुआ होगा, तो हमने वो इनकम में दिखा दिया, नो प्रॉब्लम। अब 26 ईयर्स के अंदर लेट अस अज्यूम कि इंटरेस्ट इनकम दिखा रहा है सिर्फ 20,000। हो सकता है ऐसा कि भाई 26 ईयर्स से 20,000 दिखा रहा हूँ, जिसपे हमारा टीडीएस कटा है वही इंटरेस्ट को बता रहा हूँ, जिसपे टीडीएस नहीं कटा वो तो 26 ईयर्स में आएगी नहीं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि जो फॉर्म 26 ईयर्स है उसमें 20,000 आया सिर्फ, टीआईएस के अंदर 45,000 रुपए का इंटरेस्ट आया। अब ऐसा हो सकता है कि टीआईएस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इंटरेस्ट की 45,000, ये इन्फॉर्मेशन हमारी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन से मिसमैच कर जाए। इस बात के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इंटरेस्ट इनकम जो हमारी होती है वो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होती है, ना कि रिसीव बेसिस पे। और हमने जो 35,800 रुपए लिखे थे वो तो हमने रिसीव बेसिस पे लिखे थे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ड्यू बेसिस पे हमारा इंटरेस्ट ज्यादा बन रहा हो। तो जस्ट इन केस अगर देयर इज अ गैप इन इनकम जो हम आईटीआर में भरने वाले हैं और जो टीआईएस में आ रही है, तो बेटर ये होता है कि जो इनकम टीआईएस में दिखाई दे रही है और वो अगर ज्यादा है तो हमें वही रिपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर फर्क बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल है तो हमें बैंक से या जहां से भी हमें इंटरेस्ट इनकम आई है वहां से क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि ये इनकम हमारी है भी या नहीं है, और 99% पॉसिबिलिटी है कि वो इनकम हमारी ही होगी। तो बेटर ये है कि हम जो इनकम टीआईएस में दिखाई दे रही है 45,000 की, हम उसी को दिखा करके आईटीआर भरें। अगर हम ऐसा करेंगे तो चांसेस जो है नोटिस के या मिसमैच के वो बहुत कम रहेंगे, एक्चुअली नहीं होंगे, क्योंकि हमने सारा डेटा मैच कर ही दिया है। देयर इज हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग नोटिस इन दैट पर्टिकुलर एरिया। नाउ लेट अस टॉक कि अगर हमने गलती कर ही दी है, हमने आईटीआर भरी और हमारा जो इन्फॉर्मेशन है मिसमैच हो गया, अब क्या करें और क्या क्या हो सकता है। तो अगर हमने जो आईटीआर भरी और उसके अंदर मिसमैच हो रहा है, जो हमने इनकम दिखाई और जो 26 एएस में इनकम आ रही है वो मैच नहीं कर रही, या जो टीआईएस में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है और हमारी इन्फॉर्मेशन मैच नहीं कर रही, तो देयर आर फ्यू पॉसिबिलिटीज। या तो ये हो सकता है कि हमें नोटिस मिले सेक्शन 139(9) के अंदर, जो कि इनवैलिड रिटर्न का नोटिस होता है, डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस होता है। यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये बताना चाहता है कि आपकी जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव है, आपको वो करेक्ट करनी होगी, उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरा हो सकता है कि हमें जो हमारी आईटीआर हमने जो फाइल करी है वो प्रोसेस हो जाए सेक्शन 143(1) के अंदर, और वो प्रोसेसिंग इस तरीके से होगी कि डिपार्टमेंट ये कंसीडर करेगा कि हमारा डेटा इनकरेक्ट है, और जो डिपार्टमेंट की साइट पे डेटा अवेलेबल है 26 एएस या टीआईएस के अंदर वो डेटा करेक्ट है, और उस डेटा को करेक्ट मानते हुए वो हमारी टैक्स डिमांड बना के हमारी रिटर्न प्रोसेस करेंगे और वो नोटिस हमें आ जाएगा। तीसरा हो सकता है कि हमारे को एक नोटिस आ जाए स्क्रूटनी का सेक्शन 143(2) के अंदर, बट बिलीव मी दिस इज द वर्स्ट नोटिस टू हैव। ये नोटिस ना ही आए तो अच्छा है, बिकॉज इस नोटिस के आने का मतलब ये है कि अब होगा प्रॉपर स्क्रूटनी। प्रॉपर स्क्रूटनी का मतलब ये है कि आपका जो है बहुत सारा टाइम उसमें लगने वाला है, बहुत सारे सवाल जवाब होने वाले हैं, एंड दिस लिटिगेशन इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट अ ईयर टाइम। नाउ लेट अस टेक द थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू गेट द मैक्सिमम रिफंड इन द इनकम टैक्स रिटर्न। See, there is no concept called maximum return in the income tax return. Actually, रिफंड के लिए आईटीआर भरना there is no logic. टैक्स जो बना है, टैक्स को जो डिजाइन करा गया है, वो इस तरीके से करा गया है कि गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना है, रिफंड देने के लिए टैक्स को डिजाइन नहीं करा गया है। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि हमें करेक्ट आईटीआर फाइलिंग पे फोकस करना चाहिए, रिफंड मैक्सिमम लेना के लिए फाइल नहीं करना चाहिए। अगर हम करेक्ट आईटीआर फाइल करेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दैट वी विल ऑप्टिमाइज द टैक्स लायबिलिटी, और टैक्स लायबिलिटी को ऑप्टिमाइज करने पे फोकस करना चाहिए। नाउ लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 4, क्या सारे बैंक अकाउंट को डिक्लेयर करना चाहिए आईटीआर के अंदर? यस, डेफिनेटली सारे ही बैंकों को आईटीआर में रिपोर्ट करना चाहिए। अगर आपने किसी बैंक अकाउंट को आईटीआर में रिपोर्ट नहीं करा तो ऐसा माना जाएगा कि उस बैंक में जो आपकी इनकम है वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, और उस पर आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है, टैक्स का डिमांड भी आ सकता है। तो आपको हमेशा सारे बैंक अकाउंट्स को इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना चाहिए।
ओके, अब रैप अप करते हैं, पूरा समरी समझ लेते हैं जो हमने डिस्कस करा उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या ध्यान रखना है। वो ये है कि सबसे बड़ी गलती जो हम कर रहे हैं, वो ये है कि हम अपने डेटा को 26 और टीआईएस के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए ना हमें एक टेबल बना लेना चाहिए और अपना डेटा मैच करना चाहिए कि 26 जो बता रहा है और जो हम इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखाने वाले हैं, क्या वो आपस में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस को हमें करेक्ट करके फिर आइडिया भरनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने डिफरेंस को करेक्ट करके आइडिया भरा, तो फ्यूचर लिटिगेशन, टैक्स डिमांड की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाएगी। और अगर गलती हो गई है, तो उसको टाइमली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर गलती आपने कर दी और टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, तो फिर आप शायद उसका रिस्पॉन्स कर भी नहीं पाएंगे, बिकॉज इनकम टैक्स में हर चीज़ के लिए टाइमलाइन डिजाइन है। अगर आपने टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं करा, तो फिर इन दैट केस वी हैव टू फेस दी कॉन्सिक्वेंसेस। और सारे बैंक अकाउंट इनकम टैक्स के टाइम में डिक्लेयर करने चाहिए, क्योंकि अगर सारे बैंक डिक्लेयर नहीं करें तो इट मे लीड टू प्रॉब्लम। फर्दर रिफंड के पीछे नहीं जाना चाहिए, टैक्स ऑप्टिमाइज करने के पीछे जाना चाहिए, इनकम टैक्स की रिटर्न को सही भरने पे फोकस करना चाहिए। बिकॉज इनकम टैक्स का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन का है, टैक्स रिफंड बांटने का नहीं है। तो वी शुड बी वेरी क्लियर कि हम टैक्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जो जो गवर्नमेंट ने हमें बेनिफिट्स दिए हैं हम उनको ले सकते हैं, लेकिन just going behind the refund is not the good idea. Okay, thank you friends. Just in case if you have any doubt or queries, you can write the question in the comments. I will try to answer the questions. Thank you.